नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ओडिशा में ब्रिगेडियर की बेटी के साथ थाने में यौन हिंसा के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जो बता रहा है कि ब्रिगेडियर की बेटी के साथ उस रात पुलिस थाने से पहले क्या हो रहा था। इस वीडियो में शामिल 12 लड़कों में से 7 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार हुए 7 लड़के इंजीनियरिंग के छात्र बताए जा रहे हैं। संवाद अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि 3 गाड़ियों में 12 लड़कों ने गाड़ी में सवार कैप्टन और पीड़िता की गाड़ी को रोका और उनके साथ बदतमीजी की। अखबार संवाद ने लिखा है कि जब लड़की के मंगेतर ने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तब लड़कों ने उसे धमकाया। यह वीडियो भुवनेश्वर के भरतपुर थाने पहुंचने से पहले का है। हम इस वीडियो को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अनुमति नहीं है और ना पुष्टि कर सकते हैं कि वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और यह कैसे बाहर आया है। लेकिन इस वीडियो को ओडिशा टीवी ने अपने नेटवर्क पर प्रसारित किया है। द न्यूज इनसाइट नाम की समाचार संस्था ने भी ट्वीट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लड़के पीड़िता को घेर कर खड़े हैं, चेहरे के नजदीक आकर बातें कर रहे हैं। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी चल रही है, कुछ धक्का मुक्की भी। वीडियो में चेहरे से पीड़िता ही लगती है जिसने प्रेस के सामने आकर 20 सितंबर को अपनी व्यथा बताई है। पीड़िता के साथ उसका मंगेतर भी है। पीड़िता कह रही है कि यह मेरी मर्जी है कि मैं क्या पहनूं, कैसे अपने बाल रखूं, कहीं भी जाऊं, मैं अपनी गाड़ी में जैसे भी बैठूं। आप कौन हो टोकने वाले? लड़के फिर भी आक्रामक होते जा रहे हैं। चारों तरफ से लड़की को घेर चुके हैं, पीड़िता की हुटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि इस मामले में भी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के नाम की धौंस दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछे कि क्या यही वजह थी कि पुलिस लड़की की शिकायत नहीं दर्ज कर रही थी? क्या पुलिस बीजेपी से जुड़े बदमाशों को बचाने में लगी थी? क्या इस मामले में बीजेपी के किसी बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट है? क्या यही कारण है कि लड़की को थाने में प्रताड़ित किया गया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया? सवाल कई हैं और ये सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से हैं, कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा है। वीडियो में जो लड़के हैं वो बार बार मोहन मांझी का नाम ले रहे हैं। पीड़िता भी पूछ रही है कि ये मोहन मांझी कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम मोहन मांझी है। क्या ये लड़के मुख्यमंत्री मोहन मांझी का ही नाम ले रहे हैं? इनमें से एक कहता है ओडिशा के प्रधानमंत्री हैं, एक कहता है ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। पीड़िता को धमका रहे हैं कि यह ओडिशा है, दिल्ली नहीं। वीडियो में शामिल लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन इनके नाम क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, हमारे रिकॉर्ड करने और वीडियो अपलोड करने तक ये सारी जानकारियां सामने नहीं आ पाई। भारत के इतिहास में पहली बार एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने एक चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट को कि हम आपसे न्याय मांगते हैं, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मोदी जी फैंसी ड्रेस में तो मशहूर है, कभी एयरफोर्स के कपड़े पहन लिए, कभी आर्मी के कपड़े पहन लिए। यही मोदी जी जो सेना के यूनिफॉर्म को जो जिस तरह से दुरुपयोग करते रहते हैं, यही मोदी जी और राजनाथ सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। सेना से रिटायर ब्रिगेडियर की बेटी के साथ पुलिस थाने के भीतर यौन हिंसा की घटना को लेकर किसे किसे कोसा जाए, उस चुप्पी को कोसने लग जाएं जो अब राजनीतिक दल के हिसाब से ओढ़ ली जाती है, या उन आवाजों को भी कोसने लग जाएं जिनके मुखर होने के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। कोसने में कहीं ऐसा ना हो कि कहानी ही छूट जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना के बाद एक लेख लिखा और कहा इनफ इज इनफ। वो सेना की कमांडर हैं। ओडिशा की घटना में सेना के कैप्टन को भी थाने में पीटा गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने नहीं कहा इनफ इज इनफ। आधी रात के बाद ऐसी ही किसी सड़क पर सेना के कैप्टन अपनी मंगेतर के साथ जा रहे थे। रात के 1:30 बज रहे थे। 3 गाड़ियों में सवार 12-13 लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की भी की, गाली गलौज भी की। किसी तरह कैप्टन गुरुवंश और उनकी मंगेतर अपनी गाड़ी में वहां से निकलने में सफल हुए और थाने आ गए। थाना पहुंचकर उन्होंने देखा कि केवल एक महिला एएसआई और कुछ कांस्टेबल ड्यूटी पर हैं, थाना इंचार्ज नहीं है। दोनों ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए शिकायत दर्ज कराना चाहते थे।
पुलिस ने पहले आनाकानी की और कहा अपना मेडिकल जांच कराइए। इस वक्त तक रात और गहरा जाती है और 3:30 बज रहे होते हैं, तभी पुलिस की पेट्रोल गाड़ी लौट कर थाने आती है। 2 महिला पुलिस अफसर और 4 पुरुष अफसर थाने आते हैं। इनमें से 2 सब इंस्पेक्टर थे। शिकायत कराने वाले ने लिखा है कि थाने में महिला एएसआई अपनी नाइटी में थी, एक महिला सिपाही भी थी। दोनों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब शिकायत दर्ज नहीं हुई तो मंगेतर वकील के साथ कहा सुनी हो गई। उन्होंने कहा कि वे भारत की नागरिक हैं और आप लोक सेवक हैं और आपको हमारी सेवा करनी है। आप टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आपको वर्दी में सेवा करनी चाहिए। महिला वकील और ब्रिगेडियर की बेटी ने ठीक ही तो कहा। सेना के ब्रिगेडियर के घर में बड़ी हुई लड़की को इतना तो अधिकार बोध होना ही चाहिए कि वह थाने में कह सके कि भारत की नागरिक है और थाने में बैठे लोग लोक सेवक हैं, उनका काम लोगों की मदद करना है। उस महिला ने उतना ही किया और सही किया। लेकिन पुलिस वाले को वर्दी की गर्मी कुछ अलग होती है। भारत की पुलिस की एक खूबी है, 1 मिनट में आपके शरीर की हड्डियां तोड़ सकती है और फर्जी केस में फंसाकर बर्बाद कर सकती है। अनगिनत पुलिस वालों ने ऐसा किया, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर इसी तरह के केस को हर दिन मैं बताने लग जाऊं तो उम्र बीत जाएगी और दिन के 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। जरा आप भरतपुर पुलिस स्टेशन भी देख लीजिए, भुवनेश्वर का है। इस आलीशान पुलिस थाने में महिला वकील के साथ यौन हिंसा की गई, उसे मारा गया, पीटा गया रात के वक्त। प्रेस को दिए अपने बयान में महिला ने कहा है कि वो लगातार चिल्लाती रही। उनके मंगेतर ने अपनी शिकायत में कहा है कि आधे घंटे तक महिला के चिल्लाने की आवाज आती रही। इस थाने में तैनात अफसरों को पता होगा कि इस ऊंची इमारत के बाहर दूर दूर तक आता जाता कोई भी आदमी उसकी चीखों को नहीं सुन पाएगा। उन्हें यह भी पता होगा कि इस थाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं तो ना सबूत मिलेगा, ना कोई वायरल कर पाएगा। इसी साल मार्च में इस भव्य थाने का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के वक्त इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस बताया गया, लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। थाने में सीसीटीवी ना होना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। 4.5 करोड़ की लागत से बने इस थाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। कोलकाता के अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और तभी घटना से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ पाईं। कोई इसकी बात नहीं कर रहा कि 4.5 करोड़ का थाना बना, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगा? या सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की वजह से थानेदार दीप कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर वैशालिनी पंडा, सब इंस्पेक्टर सलीलामयी साहू, सब इंस्पेक्टर सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हंसदा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है मगर गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग सुनाई नहीं देती है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन इमारत के आधुनिक बन जाने से पुलिस मानवीय नहीं हो जाती है। एक बार जब आप भारत की पुलिस की चपेट में आएंगे तो ये जो दिन भर टीवी के सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गर्व गर्व ठेले रहते हैं, वो सारा का सारा गर्व हवा में उड़ जाएगा। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मुझे पता नहीं आईने में सच्चाई कैसे दिखती है। जब लोगों को अपनी मूर्खता नहीं दिखती है तो सच्चाई कैसे दिख जाती है? अब देखिए, लगा पुलिस को कोसने, यही हो रहा है। कभी लोगों की चुप्पी को कोसने लग जा रहा हूं तो कभी पुलिस को, जबकि संकट कुछ और है। संकट यह है कि उस कहानी को कैसे कहें जो मध्य प्रदेश में सेना के अफसरों के साथ निकली लड़की के साथ हुआ। सेना के अफसर के होते हुए गुंडों ने उनकी दोस्त के साथ गैंग रेप किया। उस कहानी को कैसे कहें जो ओडिशा में अपने मंगेतर और सैनिक अफसर के साथ निकली लड़की के साथ हुआ। हम चेहरा तो नहीं दिखा रहे और ना नाम बता रहे हैं, मगर पीड़िता की आवाज से ही पता चल जाएगा उसे कितना मारा गया। सिर्फ यह कह देने से कि मैं भारत की नागरिक हूं। महिला सब इंस्पेक्टर गालियां देने लग गईं, जबकि महिला एक वकील है, साथ में सेना का अफसर है। इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि वो वीडियो बना सके, और वह वही करने लग गई, दुनिया को बताने के लिए कि ये पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, पर पुलिस है, उल्टा उसी पर भड़क गई। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को
रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। सेना के कैप्टन को 4 पुलिस वालों ने पकड़ा, जकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। देखिए, हम सारी बात नहीं बता रहे हैं, जो उस महिला के साथ हुआ एक एक डिटेल नहीं बता रहे हैं। मेरे बताने में और उनके साथ जो हुआ है बहुत अंतर है। ना ही हम सेना को लेकर आपके भीतर के राष्ट्रवाद को ललकार रहे हैं, जैसे गोदी मीडिया सेना का नाम लेकर लोगों को ललकारता है और लेखकों पत्रकारों को देशद्रोही बना देता है और आपको मजा आता है, वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन अब हम पुलिस को कोसते कोसते गोदी मीडिया और राष्ट्रवाद के इस्तेमाल को कोसने लग गए। यही दिक्कत है। कहानी कहें या कोसते रहें, जरूरी है घटना का ब्यौरा लोगों तक पहुंचाना, और वही कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ये फालतू किस्म का राष्ट्रवाद आ जाता है। सेना के कैप्टन का फोन और ID कार्ड छीन लिया गया। उसी समय 2 महिला अफसरों ने पीड़िता को बालों से पकड़ा और बार बार थप्पड़ मारे। रात के 3 बजे पीड़िता कैप्टन के सेल के बाहर थी, रोने लगी और दोनों ने पुलिस से पूछा कि कैप्टन को इस तरह से जेल में क्यों डाला गया है। इसका एक ही जवाब मिला कि थाना इंचार्ज आकर समझाएंगे। 1:30 बजे रात को गुंडों ने पीछा किया। थाने में सुबह के 5 बज गए थे। ये गुंडे थे कौन, हैं कौन, क्या किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं? 3-3 गाड़ियों में सवार रात में ये एक कार का पीछा करते हैं। इनके बारे में भी 6 दिनों के बाद तक कोई डिटेल नहीं है। कोलकाता में कितनी जल्दी सारी जानकारियां सामने आ गईं। कुछ अफवाहें भी उड़ गईं कि प्रिंसिपल का संबंध तृणमूल से है, एक छात्र का नाम आ गया, वो मंत्री का कुछ लगता है, गलत सलत सब चलने लगा। लेकिन ओडिशा में ये 12-13 लोग कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, इनका किस राजनीतिक दल से संबंध है, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। बहरहाल कैप्टन को लॉकअप में डाल देने और महिला वकील को मारने के बाद भी उसका अधिकार बोध सलामत था। वो अपनी गाड़ी से फोन लाने गई ताकि कैप्टन को दे सके, ताकि कैप्टन अपने रेजिमेंट को बता सके। अब यहां से आगे मुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही। एक काम करता हूं, अब हम डिटेल कम कर देते हैं, क्योंकि कुछ डिटेल ऐसे हैं जिन्हें बताया नहीं जा रहा है। दूसरा, मैं ग्राफिक्स का प्लेट लगा देता हूं स्क्रीन पर, समझिए एक पर्दा लगा देता हूं ताकि उसके पीछे से मैं जो बता सकता हूं वो बता सकूं। महिला सब इंस्पेक्टर और पीड़िता में फिर से बहस होने लगी। करीब 6 बजे उन्होंने पीड़िता को धक्का दिया और थप्पड़ मारे। पीड़िता भागने लगी तो 3 महिला अधिकारियों ने उन्हें बालों से पकड़ लिया और खींचकर एक अकेले कमरे में ले गईं। पीड़िता ने उनके चंगुल से निकलने की कोशिश की, मगर पुलिस अधिकारी उसे लातों से मारती रहीं। इस कमरे में 2 पुरुष कांस्टेबल भी थे। उन्होंने पीड़िता की जैकेट उतार दी और उसके हाथ पीछे बांध दिए। महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पीड़िता के कपड़ों से उसके पैर बांध दिए।
इस अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता पुरुष अधिकारियों की मौजूदगी में फर्श पर पड़ी रही और मदद के लिए लगातार चिल्लाती रही। इस कमरे में पीड़िता अकेली थी। थाने के भीतर उसके साथ यह सब हुआ। सेना के कैप्टन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसे आधे घंटे तक अपनी मंगेतर के चिल्लाने की आवाज आती रही। सुबह 6:15 बजे थाना इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा आकर पीड़िता को धमकी देते हैं कि वो चुप नहीं हुई तो उसका बलात्कार कर देंगे। कुछ समय बाद वो कैप्टन के पास जाते हैं और कहते हैं रात वाली घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराएं। कैप्टन भागकर पीड़िता के पास जाते हैं तो देखते हैं वो अर्धनग्न अवस्था में है। उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और फर्श पर खून फैला हुआ है। हमने घटना का सारा ब्यौरा नहीं दिया, हमने काफी कुछ आपको नहीं बताया। क्या वह सब बताना जरूरी है कि कपड़े कैसे उतारे गए और क्या क्या हुआ? लेकिन जब यह पढ़ा नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, तो पीड़िता पर क्या गुजरी होगी? वह जीवन भर इन जख्मों से टकराती रहेंगी। हम तो निश्चित ही दूसरी कहानी की तरफ बढ़ जाएंगे। पीड़िता जिस वक्त अपना हाल बयां कर रही थी, उस वक्त रिकॉर्ड कर रही थी महिला पत्रकार। उनके चेहरे पर जो भाव उभर रहे थे उसे भी किसी ने नोटिस नहीं किया। वो जिस भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं, उनके चेहरे पर झलक रहा है। अदालत से इंसाफ मिलेगा, ऐसी हिंसा कब बंद होगी, यह सब सवाल तो है। लेकिन अगर कहानी ही काट छांट कर बताई जाएगी तो क्या उसके साथ इंसाफ होगा? उस हालत में पीड़िता का नागरिक और अधिकार बोध तब भी खत्म नहीं हुआ। ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी को एक सच्चे नागरिक की तरफ बड़ा किया है। वो जेल से बाहर आई, अस्पताल से बाहर आई और सैकड़ों कैमरों के बीच अपनी कहानी बताने लग गई। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। इसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। सेना से रिटायर ब्रिगेडियर पिता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वे ओडिशा में पूर्व सैनिकों के संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस ने जो केस किया है वो फ्रॉड है और साक्ष्यों को पुलिस नष्ट कर रही है। पिता का सवाल था कि एक अकेली महिला पुलिस थाने पर हमला कैसे कर सकती है। फर्जी कहानी बनाने और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में भारत की पुलिस का कोई जवाब नहीं होता। यही तो वो करती आ रही है और हमेशा बचकर निकल जाती है। उसका कौन कुछ बिगाड़ पाया है? ब्रिगेडियर ने कहा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, जबकि उनके पास अस्पताल का सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है बेटी का जबड़ा तोड़ दिया गया, नाक की हड्डी टूटी हुई है, कई जगहों पर चोटें आई। वे सीबीआई से जांच की मांग करने लगे। अब मैं यहां सीबीआई को नहीं कोसूंगा, वरना आप टीवी के सामने विदेशों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखकर गर्व नहीं कर पाएंगे। जिस देश में सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस देश में पुलिस फर्जी सर्टिफिकेट दे रही है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तो हुआ यह कि पीड़िता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाना इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा ने इससे पहले क्या क्या कांड किया होगा पता नहीं। इस घटना के बाद भी ओडिशा की राजधानी में वैसा ज्वार पैदा नहीं हुआ जैसा कोलकाता में देखा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि कोलकाता में 300 जगहों पर बैरिकेड लगाने पड़े क्योंकि जगह जगह नागरिकों का प्रदर्शन हो रहा था। बेशक बीजेपी भी कुछ प्रदर्शनों में शामिल थी, लेकिन कोलकाता के शहरी अपने आप इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे। ममता बनर्जी को डॉक्टरों से बात करनी पड़ी। हड़ताल करने वाले किसी डॉक्टर पर राज्य सरकार ने केस नहीं किया, न फर्जी केस बनाकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। कोलकाता ने पूरे देश को दिखाया कि प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक रिवाज बचा हुआ है। देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने अपने साथी के बलात्कार और हत्या के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन तो कर ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। इसकी तारीफ की जानी चाहिए, ना कि इसका उदाहरण देकर ओडिशा की घटना में लोगों को कोसा जाना चाहिए कि कोलकाता के लोगों ने क्यों प्रदर्शन किया। यह सही है कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। वहां पुलिस थाने में एक महिला वकील के साथ यौन हिंसा हुई और देश भर की महिला वकील सड़कों पर नहीं उतरी। महिला वकील के साथ यह सब हो गया, कहीं पर भी वकीलों का मार्च नहीं है। अगर यही घटना बंगाल में हो गई होती तो वहां के कोर्ट में वकील हड़ताल पर चले गए होते, क्योंकि कोलकाता में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री होने के कारण विरोध करने का लोकतंत्र जिंदा है।
फिर विरोध या आवाज का लोकतंत्र वहां क्यों गायब हो जाता है जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने, यह सब जो रूटीन की राजनीतिक मांगे हैं केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही बची हुई हैं? इन सवालों के जवाब तक कैसे पहुंचा जाए? क्या चुप्पी को कोसा जाए? लेकिन जहां पर बोला गया है और जहां पर लोग चुप हो गए हैं, दोनों ही जगहों पर महिलाओं के साथ हिंसा में कोई कमी नहीं आ रही है। आज तक रोका नहीं जा सका है। बस लड़ाई इस बात को लेकर है कि इस मामले में गुस्सा आया तो उस राज्य के मामले में गुस्सा क्यों नहीं आया? कितना दुखद है। क्या चुप्पी को कोसें कि ओडिशा और मध्य प्रदेश की घटना पर देश में उबाल क्यों नहीं है? चूंकि उबाल नहीं है तो क्या कोलकाता के डॉक्टरों के आंदोलनों को भी कोसने लग जाएं और खारिज कर दें? इससे होगा यह कि चुप रहने वाले फिर भी बेईमानी कर जाएंगे। जिन लोगों ने कोलकाता में बोला है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उन्हें बोलकर गलत काम तो किया नहीं। ऐसा करते हुए खराब लगता है कि ओडिशा की घटना पर चुप्पी के बहाने हम कोलकाता पर भड़ास निकाल रहे हैं। तो फिर इस कहानी को कैसे कहें? यह एक चुनौती है। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने ट्वीट कर खानापूर्ति कर ली। 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे। ये जनाब कह रहे हैं हर किसी को पीड़िता की आवाज सुननी चाहिए, पर ये हर कोई कौन है जिसे पीड़िता को सुनना चाहिए और कौन है जो नहीं सुन रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण उनके ट्वीट से नहीं मिलता। वीके सिंह ने इस ट्वीट को ओडिशा के मुख्यमंत्री को टैग कर दिया और तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। लिखा है कि सभी को उस लड़की की बात सुननी चाहिए। उसके साथ ओडिशा के भरतपुर पुलिस थाना में जो हुआ है शर्मनाक और भयानक है। वीके सिंह ने मांग की है कि आरोपी पुलिस वालों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हैशटैग शेम ऑन ओडिशा पुलिस। ओडिशा सरकार नहीं, ओडिशा पुलिस। भरतपुर थाने में तैनात पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। दीन कृष्ण मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई तो ममता बनर्जी ने भी की थी। देरी को लेकर कितने सवाल उठे, मगर ओडिशा पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है? अगर हो रही होती तो ब्रिगेडियर पिता को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेना के 2 अफसर अपने दोस्त के साथ रात के वक्त घूमने निकलते हैं। सेना का अफसर साथ हो, इससे सुरक्षित क्या हो सकता है? लेकिन उसके साथ गैंग रेप की घटना हो जाए, वहां चुप्पी पसर गई। भारत के नागरिक जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, वो बीजेपी की सरकारों में क्यों भूल जाते हैं? उन्हें जरूरत क्यों नहीं महसूस होती है? 10 सितंबर की रात 2 ट्रेनी अफसर अपनी 2 दोस्त के साथ घूमने निकले। रात के 2:30 बजे इंदौर के जाम गेट के पास घूमने आए। वहां पर कुछ और लोग पहुंचे और सेना के अफसरों और उनकी दोस्त को पीटने लग गए। उनसे 10 लाख रुपए मांगे। 2 लोगों को बंधक बना लिया और बाकी से कहा पैसे लेकर आए। आर्मी अफसर ने घाट से ऊपर आकर अपने कमांडेंट को सूचना दी। आर्मी ने महू पुलिस और ग्रामीण एसपी को वारदात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके थे। पुलिस ने घायल आर्मी अफसर और महिला मित्र का रेस्क्यू किया, बचाव किया। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत नाजुक होने की वजह से बयान दर्ज नहीं हुआ। बाद में बयान भी दर्ज हुआ और मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें गैंग रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल, पवन, रितेश, रोहित, संदीप और सचिन। इनमें से किसी की उम्र 23 साल तो किसी की 25 तो किसी की 27। इन लोगों ने सेना के 2 ट्रेनी अफसरों को मारा पीटा, बांधा, उनकी दोस्त को मारा पीटा और एक के साथ कथित रूप से गैंग रेप किया। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अनिल बारोर और रितेश भाबर पहले भी घूमने वाले जोड़ों के साथ ऐसा कर चुके हैं। इन पर पहले से लूटपाट के केस हैं। इस घटना को लेकर अब वैसी तीव्रता नहीं है। शहर में कोई आक्रोश नहीं है। महिला का बयान नहीं हुआ है। गैंग रेप की घटना की सच्चाई क्या है? सब कुछ अंधेरे में यानी पीछे चला गया है। रूटीन सी रिपोर्टिंग के बाद चुप्पी है। अगर आप इस बात को लेकर हैरान हैं कि ब्रिगेडियर की बेटी के साथ ऐसा कैसे हुआ, वह भी थाने के भीतर, तो आपको मणिपुर की घटना याद करनी चाहिए। जिन 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया उनमें से एक सेना से रिटायर्ड जवान की पत्नी थी। सेना का यह जवान कारगिल की लड़ाई में शामिल था। जिस तरह से धर्म के नाम पर होने वाली हत्या और हिंसा के समर्थक पैदा हो गए हैं,
उसी तरह से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के भी समर्थक पैदा हो गए। बात यहां सेना से जुड़े होने की भी नहीं है, महिला होने की है। किसी भी वर्ग की महिला हो, उसके साथ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या हमारा गुस्सा तभी भड़कता है जब ऐसी भयानक हिंसा के बाद लड़की की मौत हो जाती है, जैसे निर्भया, हाथरस और कोलकाता के केस में हुआ। ओडिशा के केस में पीड़िता खुद सामने आकर कह रही है, उसके बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। क्या हर बार किसी को मरना ही पड़ेगा? महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से भारतीय पब्लिक का दो चेहरा दिखाई पड़ता है। एक पब्लिक वो है जो बीजेपी की रिपब्लिक में रहती है और एक पब्लिक वो है जो गैर बीजेपी रिपब्लिक में रहती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।